हेलो एवरीवन। अच्छा बच्चे, हमारे चैप्टर 7 में बेटा दो सेक्शंस रह गए हैं। सेक्शन 100 रह गया हमारा और सेक्शन 122। तो बेटा सेक्शन 100 बात करता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की। बेटा अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था ईजीएम या तो ट्रिब्यूनल बुलवा सकती है, ईजीएम बुलवाने की पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास भी है और इवन ईजीएम बुलवाने की पावर मेंबर्स को भी दी गई है। तो बेटा हमने कल पढ़ा था कि ये देखो बेटा सेक्शन 98 हमने पढ़ा था जहां पर ईजीएम को बुलवाने की पावर ट्रिब्यूनल को दी गई थी। तो ट्रिब्यूनल के पास पावर है ईजीएम को बुलवाने की सेक्शन 98 में, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जो पावर है ईजीएम को बुलाने की और मेंबर्स के पास जो पावर है ईजीएम को बुलवाने की वो सेक्शन 100 में है। तो सेक्शन 100 के हिसाब से ईजीएम को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बुलवा सकते हैं और मेंबर्स भी। चलो पढ़ते हैं पहले। ईजीएम कॉल्ड बाय बोर्ड सुआ मोटो, मतलब बोर्ड अपनी इच्छा से ईजीएम क्या कर सकता है, बुलवा सकता है। द बोर्ड में वेन एवर इट डीम्स फिट कॉल एन ईजीएम। तो बोर्ड को जब ठीक लगता है तब वो ईजीएम बुलवा सकता है। हाउएवर ईजीएम ऑफ अ कंपनी अदर देन wholly owned subsidiary of a company incorporated outside India shall be held at a place within India। तो उसने कहा है बेटा, उन्होंने कहा है अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, ठीक है, और उसकी इंडिया में कोई होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है। बेटा मैंने क्या कहा, कोई कंपनी है जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, उसकी होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी इंडिया में है। तो उन्होंने कहा होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी जो है ना, उसकी ईजीएम इंडिया के बाहर बुलवाई जा सकती है, बाकी कंपनीज की ईजीएम इंडिया में ही बुलवानी पड़ेगी। तो उसने कहा ईजीएम ऑफ अ कंपनी अदर देन ऑफ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इंडिया शैल बी हेल्ड एट अ प्लेस विद इन इंडिया। मतलब जो होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, उसको छोड़ के बाकी सब कंपनीज की ईजीएम इंडिया में ही बुलवाई जाएगी। ठीक है, ये तो था बेटा ये ईजीएम, ये जो प्रोविजंस थे ये तो कब एप्लीकेबल है, व्हेन ईजीएम इज कॉल्ड बाय बोर्ड। अब बात करेंगे व्हेन ईजीएम इज कॉल्ड ऑन रिक्विजिशन ऑफ मेंबर्स। बेटा व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रिक्विजिशन? रिक्विजिशन का मतलब है बेटा रिक्वेस्ट। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे मेंबर्स की रिक्वेस्ट पे ईजीएम कब बुलवाई जा सकती है, क्या प्रोविजंस हैं, वो सब पढ़ेंगे। चलो एलिजिबल मेंबर्स। बेटा एलिजिबल मेंबर्स का मतलब क्या हुआ, कौन से मेंबर्स के पास ये पावर है कि वो ईजीएम को बुलवा सकते हैं? क्या सारे मेंबर्स के पास बेटा ये पावर है ईजीएम को बुलवाने की? मेरे पास रिलायंस का एक शेयर है बेटा, क्या मेरे पास भी पावर है ईजीएम को बुलवाने की? नहीं। तो उन्होंने कहा कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, मेंबर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। तो बेटा अगर कोई कंपनी विद शेयर कैपिटल है तो वही मेंबर्स ईजीएम बुलवा सकते हैं जो होल्ड करते हैं 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, और अगर कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल है तो उन्हीं मेंबर्स के पास ईजीएम को बुलवाने की पावर है जो होल्ड करते हैं एटलीस्ट 1/10 ऑफ वोटिंग पावर। तो अगर कंपनी विद शेयर कैपिटल है तो वो मेंबर्स ईजीएम बुलवा सकते हैं जो होल्ड करते हैं एटलीस्ट 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल।
अगर कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल है तो वो मेंबर्स ईजीएम बुलवा सकते हैं जो होल्ड करते हैं एटलीस्ट 1/10 ऑफ वोटिंग पावर। असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड रिक्वेजिशन, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? जो रिक्वेस्ट आपने डाली है ना ईजीएम को बुलवाने की, उस रिक्वेस्ट को वैलिड कब माना जाएगा? तो उन्होंने कहा requisition shall specify the matters for consideration of which EGM is to be held. Requisition shall be valid even if does not specify the reasons for the matters proposed to be considered. तो बेसिकली बेटा जो रिक्वेस्ट होगी ना बेटा, जो मेंबर्स जो रिक्वेस्ट देंगे उस रिक्वेस्ट में लिखा होना चाहिए कि आप ईजीएम किस पर्पस के लिए बुलवा रहे हो, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे आपको डिस्कशन करना है ईजीएम में। बेटा मुद्दे लिखे होने चाहिए, मुद्दे किन रीजंस की वजह से आप कंसीडर करने वाले हो, रीजंस का स्पेसिफाई करना जरूरी नहीं है एज लॉन्ग एज मुद्दे उस रिक्वेस्ट में मेंशन्ड हैं। ठीक है। सेकंड, रिक्वेजिशन शैल बी साइंड बाय ऑल रिक्वेजिशनिस्ट। बेटा जितने भी मेंबर्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना उन सबके सिग्नेचर्स होने चाहिए बेटा उस रिक्वेजिशन में, और अ रिक्वेजिशनिस्ट ड्यूली ऑथराइज्ड बाय अदर रिक्वेजिशनिस्ट। बेटा अब हो सकता है ना कि 5 मेंबर थे जो होल्ड करते हैं मोर देन 10% पेड अप शेयर कैपिटल, 5 मेंबर्स हैं, तो या तो बेटा रिक्वेजिशन पे सबका सिग्नेचर आए, बेटा सबका सिग्नेचर आए, या ऐसा भी हो सकता है कि 4 मेंबर मिलके साइनिंग अथॉरिटी किसी 5वें मेंबर को दे दें। तो हो सकता है बेटा ए, बी, सी और डी ने मिलके ये पावर किसको दे दी? ई को दे दी बेटा, साइनिंग अथॉरिटी ई को दे दी, तो ई का सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, तो या तो 5 का हो, या फिर अगर चारों ने एक ये पावर अपनी साइनिंग पावर 5वें को दे दी है तो 5वें का सिग्नेचर होना चाहिए बेटा। फिर requisition shall be deposited at the registered office of the company, और जो रिक्वेस्ट बेटा मेंबर्स ने दी है वो जमा कहां पर करवाई जाएगी? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में। requisitionist may make the requisition in writing or by electronic mode। बेटा requisition या तो लिखित में दो एक पेज पे, या फिर बेटा ईमेल के थ्रू भी दे सकते हो, रिक्वेस्ट ईमेल के थ्रू भी दे सकते हो। The requisition shall be sent in writing or by sending an electronic request and attaching therewith a scanned copy of signed requisition। अब सुनो, या तो बेटा आप रिक्वेस्ट लिखित में दे दो और रजिस्टर्ड ऑफिस में जमा करवा दो, या फिर अगर आप रिक्वेस्ट मेल के थ्रू दे रहे हो तो एक काम करना, रिक्वेस्ट की एक स्कैन्ड कॉपी, रिक्वेस्ट की एक स्कैन्ड कॉपी मेल के साथ अटैच करके कंपनी के ईमेल एड्रेस पे मेल कर देना। बेटा मैंने क्या कहा? अगर आप रिक्वेस्ट राइटिंग में दे रहे हो तो जमा करवा देना रजिस्टर्ड ऑफिस में, अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली दे रहे हो रिक्वेस्ट तो उसके इसमें एक काम करना, रिक्वेस्ट की कॉपी को स्कैन करवाना, रिक्वेस्ट की कॉपी को स्कैन करवाना, उसे अटैच कर देना मेल के साथ और कंपनी के ईमेल एड्रेस पे बेटा सेंड कर देना। The requisitionist may propose a date for holding the AGM। तो उन्होंने कहा है बेटा EGM किस दिन होगी उसका एक प्रपोजल रिक्वेजिशनिस्ट दे सकते हैं। मतलब जो मेंबर्स बेटा रिक्वेस्ट दे रहे हैं ना वो डिसाइड कर सकते हैं कि EGM कौन सी डेट को कंडक्ट करनी है। The requisition shall be deposited at least 21 clear days before such proposed date for holding EGM। बेटा एक बात का याद रखना, मेंबर्स के पास पूरी पावर है कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी डेट को उन्हें EGM होल्ड करनी है, बट रिक्वेजिशन जिस दिन दोगे ना बेटा, रिक्वेजिशन जिस दिन दोगे कम से कम 21 क्लियर डेज पहले कंपनी को इन्फॉर्म करना। बेटा मैंने क्या कहा? मैंने कहा
इस दिन बेटा ईजीएम होनी है। इससे इससे कम से कम 21 दिन पहले, 21 क्लियर डेज पहले कंपनी को रिक्वेस्ट देना। कम से कम कह रहा हूं मैं, इससे पहले होगा तो बहुत अच्छा, लेकिन कम से कम बेटा 21 क्लियर डेज पहले बताना। क्यों? क्योंकि बेटा सेक्शन 101 के हिसाब से नोटिस भी तो भेजना पड़ेगा बाकी मेंबर्स को कि इस दिन, इस डेट को ईजीएम कंडक्ट होने वाली है, तो जो आना चाहता है आ सकता है, इन मुद्दों पे चर्चा होगी। तो एक बात याद रखना, जिस दिन आप ईजीएम करने वाले हो कम से कम 21 क्लियर डेज पहले कंपनी को बताना जरूरी है। फिर बेटा बोर्ड क्या करेगा? ईजीएम कॉल्ड बाय बोर्ड ऑन रिसिप्ट ऑफ वैलिड रिक्वेजिशन the board shall within 21 days proceed to call an AGM to be held not later than 45 days from the date of deposit of requisition। अब सुनो बेटा, सुनो। उन्होंने क्या कहा कि आपने EGM करने की रिक्वेस्ट, ठीक है, चलो मैं यहां पर आपको डेट लिख देता हूं। सपोज मेंबर्स EGM करना चाहते हैं, 2 मिनट बेटा, मैं प्रॉपर एक डायग्राम बनवा देता हूं आपको इसका। ये देखो बेटा, ठीक है। अब सुनो बेटा, मेंबर्स ईजीएम करना चाहते हैं से 31 अगस्त को। ये प्रपोज्ड डेट है जो मेंबर्स ने, रिक्विजिशनिस्ट ने प्रपोज करी है कि हम ईजीएम इस दिन करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, कंपनीज एक्ट कहता है अगर आप 31 अगस्त को ईजीएम करना चाहते हो तो कम से कम 21 दिन पहले कंपनी को बताओ, कम से कम 21 दिन पहले। इसका मतलब बेटा कंपनी को रिक्वेस्ट कब तक देनी होगी बेटा? याद रखना 21 क्लियर डेज हैं बेटा, 21 क्लियर डेज हैं। क्लियर डेज में बेटा ये डेट एक्सक्लूड हो जाएगी और रिक्वेस्ट वाली डेट भी एक्सक्लूड हो जाएगी। समझ रहे हो सब बेटा? 21 क्लियर डेज हैं, तो 21 क्लियर डेज जब निकालोगे तो डेट ऑफ ईजीएम एक्सक्लूड होगी और जिस दिन रिक्वेस्ट सबमिट कराई है वो डेट भी एक्सक्लूड होगी। तो देखा जाए तो दोनों डेट्स को अगर मिला लूं तो 23 दिन आते हैं, है ना। 21 तो क्लियर है, प्लस डेट ऑफ ईजीएम वाला दिन 22, प्लस डेट ऑफ रिक्वेस्ट वाला दिन 23, तो टोटल 23 है। तो इसका मतलब अगर मैं हिसाब लगाऊं ना तो बेटा आपको रिक्वेस्ट कब तक दे देनी है? आपको रिक्वेस्ट कब तक दे देनी है? कैलकुलेट करो बेटा, कैलकुलेट करो। ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 9 अगस्त तक मेरे ख्याल से आपको बेटा रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी, क्योंकि 9 भी एक्सक्लूड हो जाएगा ना, 9 भी एक्सक्लूड हो जाएगा। तो काउंटिंग 10 से होगी, तो 10, 11, 12, 13, 14 अप टू 30, क्योंकि 31 को भी एक्सक्लूड करना है। तो 9 अगस्त इज द लास्ट डेट फॉर रिक्विजिशन। अगर आप 31 अगस्त को करना चाहते हो तो दिस इज द लास्ट डेट फॉर रिक्विजिशन। बेटा बात समझ आई? कॉपी कर लो। बेटा अब उन्होंने क्या कहा? अब उन्होंने कहा मेंबर्स ने रिक्वेस्ट दे दी। अब बोर्ड पिक्चर में आता है बेटा। अब बोर्ड क्या करेगा? बोर्ड ईजीएम को बुलवाने की तैयारी करेगा। बोर्ड ईजीएम को बुलवाने की तैयारी करेगा, सारे मेंबर्स को नोटिस भेजेगा कि इस डेट को ईजीएम कंडक्ट करी जा रही है। बेटा एक बात सुनो, ये जो थी ना बेटा, ये प्रपोज डेट थी जो मेंबर्स ने प्रपोज करी थी।
जरूरी नहीं है कि बोर्ड 31 अगस्त को ही ईजीएम करवाए, बट एक बात याद रखना, उन्होंने कहा कि आप ईजीएम ना, बोर्ड को ईजीएम 45 डेज के अंदर तो कंडक्ट करवानी ही पड़ेगी। मतलब रिक्वेस्ट देने के 45 डेज के अंदर अंदर तो आपको ईजीएम करवानी ही पड़ेगी। ये देखो, टू बी हेल्ड नॉट लेटर देन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ रिक्विजिशन। तो इन दोनों में गैप हो गया 21 डेज का। अब उन्होंने कहा रिक्वेस्ट सबमिट करने की डेट से 45 डेज के अंदर अंदर तो आपको ईजीएम कंडक्ट करवानी ही पड़ेगी बोर्ड को, 45 डेज के अंदर अंदर। तो ये है बेटा, मैं डेट कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपल लिख रहा हूं, दिस इज द लास्ट डेट टिल विच EGM is to be conducted by board। तो बोर्ड को बेटा 45 डेज के अंदर अंदर तो EGM कंडक्ट करनी ही पड़ेगी। तो जरूरी नहीं है कि बोर्ड EGM 31 अगस्त को ही कंडक्ट करवाए ना, 45 डेज मैक्सिमम टाइम पीरियड है जिसके बीच में बोर्ड कंडक्ट करवा सकता है। तो बेटा हो सकता है बोर्ड आपकी बात मान ले 31 अगस्त वाली, लेकिन यह भी हो सकता है कि बोर्ड कहे नहीं, हमारे पास 45 डेज का टाइम है, हम रुक के करवाएंगे, 45 डेज के अंदर अंदर करवा देंगे, बट 31 अगस्त को नहीं करवाएंगे। तो हो सकता है बोर्ड 5 सितंबर को करवाए, 10 सितंबर को करवाए, कुछ भी हो सकता है बेटा। ठीक है, फिर the notice shall be given to those members whose name appear in the register of members within 3 days of a valid requisition। तो उन्होंने कहा requisition सबमिट करने के 3 दिन तक, requisition सबमिट करने के 3 दिन तक जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर पे आ गया ना, उसको ईजीएम का नोटिस जाएगा, बाकी किसी को नोटिस नहीं जाएगा। मतलब बेटा अगर किसी ने कंपनी के शेयर्स यहां पर एक्वायर करे तो उसको बेटा ईजीएम का नोटिस नहीं मिलेगा। दिस इज योर कट ऑफ डेट, यह आपकी कट ऑफ डेट है। तो जिसने अपने शेयर्स रिक्वेस्ट मिलने के 3 दिन के अंदर अंदर एक्वायर कर लिए, उसको बेटा ईजीएम का नोटिस जाएगा। अब सुनो, ईजीएम कॉल्ड बाय रिक्विजिशनिस्ट। बेटा हो सकता है कि, सुनो, मैं रिक्विजिशनिस्ट हूं बेटा, मैंने कंपनी को नोटिस दिया, मैंने कंपनी को रिक्वेस्ट दी कि मैं ईजीएम बुलवाना चाहता हूं। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर थी ईजीएम बुलवाने की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बेटा बुलवाई नहीं। तो सेक्शन 100 रिक्विजिशनिस्ट को भी पावर देता है कि वो ईजीएम बुलवा सकता है। यानी बेटा याद रखना, अगर बोर्ड ईजीएम नहीं बुलवाता है ना, तो रिक्विजिशनिस्ट के पास भी ये पावर है कि वो ईजीएम बुलवा सकता है। तो if the board fails to call an EGM, it may be called by the requisitionists themselves as follows. Time period for holding EGM. EGM shall be held within 3 months from the date of deposit of requisition। बेटा याद रखना ये 45 डेज का टाइम पीरियड मीटिंग बुलाने का, EGM बुलाने का किसको दिया गया है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अब यहां से 3 महीने का समय, 3 मंथ्स का समय किसको दिया गया है बेटा? रिक्विजिशनिस्ट को। मतलब बेटा अप्रोक्सीमेट अगर मैं बात करूं, तो 3 महीने मतलब 90 दिन, 90 में से 45 दिन में तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बुलवाना है। अगर 45 दिन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं बुलवाते हैं तो अगले 45 दिन में किसके पास पावर है? रिक्विजिशनिस्ट के पास पावर है ईजीएम को बुलवाने की। यानी बेटा एक बात समझो, ये जो आपने रिक्वेस्ट डाली है ना, इसका वैलिडिटी पीरियड बेटा सिर्फ 3 महीने है।
इस रिक्वेस्ट का वैलिडिटी पीरियड बेटा सिर्फ 3 महीने है। 3 महीने में से पहले 45 डेज पावर किसको दी गई है? बोर्ड को। अगर बोर्ड 45 डेज में नहीं बुलवाता है तो नेक्स्ट 45 डेज में कौन बुलवा सकता है बेटा? रिक्वेजिशनिस्ट बुलवा सकते हैं। मैनर ऑफ कॉलिंग ईजीएम, द रिक्वेजिशनिस्ट शैल कॉल द ईजीएम इन द सेम मैनर इन विच इट इज कॉल्ड बाय बोर्ड। मतलब जो तरीका बोर्ड फॉलो कर रहा था ईजीएम को बुलवाने का, वही तरीका रिक्वेजिशनिस्ट को फॉलो करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा सारे मेंबर्स को। राइट्स ऑफ रिक्वेजिशनिस्ट, रिक्वेजिशनिस्ट शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव अ लिस्ट ऑफ मेंबर्स फ्रॉम द कंपनी। तो बेटा एक बार बताओ, अगर रिक्वेजिशनिस्ट ईजीएम बुलवा रहे हैं तो उन्हें सब मेंबर्स को बेटा क्या भेजना पड़ेगा? नोटिस भेजना पड़ेगा, है ना। नोटिस तो तभी भेज पाएंगे ना जब रिक्वेजिशनिस्ट को कंपनी क्या प्रोवाइड करेगी बेटा? सारे मेंबर्स की लिस्ट। मतलब बात समझो, कंपनी बेटा रिक्वेजिशनिस्ट को जब तक सारे मेंबर्स की लिस्ट प्रोवाइड नहीं करेगी तब तक रिक्वेजिशनिस्ट सारे मेंबर्स को नोटिस कैसे भेजेंगे? फिर द लिस्ट शैल बी मेड एज ऑन 21st day from the date of receipt of requisition for calling EGM together with such changes as may have occurred up to 45th day from the date of receipt of requisition for calling EGM। ध्यान से समझना बेटा, उसने कहा the list shall be made as on 21st day from the date of receipt of requisition for calling EGM together with changes as have occurred up to 45th day from the date of receipt of requisition for calling an EGM। उसने कहा है जो लिस्ट आप बनाओगे ना, द लिस्ट शैल बी मेड एज ऑन 21st day from the date of receipt of requisition। तो बेटा जो लिस्ट बनेगी ना, वो जिस दिन रिक्वेजिशन जमा हुई है वहां से 21st day तक बनेगी। मतलब मेंबर्स जो लिस्ट बनाएंगे बेटा वो यहां तक की बनाएंगे, यहां तक की लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। फॉर कॉलिंग ईजीएम टुगेदर विथ सच चेंजेस एज मे हैव अकर्ड अप टू 45th डे फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिक्वेजिशन फॉर कॉलिंग एन ईजीएम। बेटा सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो 45th डे तक की लिस्ट बनेगी, यहां तक की लिस्ट बनेगी बेटा। यहां तक की तो बननी है, प्लस अगर इस पीरियड में बेटा मेंबरशिप में कोई चेंजेस हुए हैं तो वो भी लिस्ट में इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे, तो अल्टीमेटली बेटा लिस्ट यहां तक की बन जाएगी। भाई 21st डे की तो बननी है, 21st डे तक की, प्लस 21st डे से 45th डे के बीच में 24 दिन है। 24 दिन में अगर कोई चेंजेस आए हैं तो वो भी लिस्ट में इनकॉर्पोरेट कर दिए जाएंगे, ठीक है। फिर डे एंड प्लेस ऑफ होल्डिंग ईजीएम, द रिक्वेजिशनिस्ट शुड कन्वीन द ईजीएम ऑन एनी डे एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे। बेटा किसी भी दिन कर सकते हो, नेशनल हॉलीडे नहीं होनी चाहिए। कहां पर होगी? शुड कन्वीन द ईजीएम एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे होगी, या फिर सेम सिटी, टाउन और विलेज इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। मैनर ऑफ गिविंग नोटिस, बेटा तरीका क्या होगा नोटिस देने का? नोटिस शैल बी गिवन बाय स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट और इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। एनी एक्सीडेंटल ओमिशन टू गिव नोटिस शैल नॉट इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग्स ऑफ ईजीएम। याद रखना, अगर गलती से बेटा किसी का नाम छूट जाता है, उसको नोटिस नहीं दिया जाता है, तो याद रखना उससे बेटा ईजीएम की प्रोसीडिंग्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ईजीएम की प्रोसीडिंग्स वैलिड ही रहेंगी। नॉन रिसिप्ट ऑफ नोटिस बाय एनी मेंबर शैल नॉट इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग्स ऑफ ईजीएम। बेटा अब क्या हुआ, कंपनी ने नोटिस भेजा, किसी मेंबर को बेटा मिला ही नहीं, ठीक है, तो भी याद रखना ईजीएम की प्रोसीडिंग्स वैलिड ही रहेंगी, इनवैलिड नहीं होती हैं। डिस्क्लोजर्स इन नोटिस, द नोटिस ऑफ ईजीएम शैल डिस्क्लोज द, कहां पर होनी है, किस दिन होनी है, डे क्या है, टाइम क्या है। नोटिस शैल डिस्क्लोज द बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट ईजीएम, मतलब एजेंडा। आपको नोटिस में बेटा मीटिंग का एजेंडा बताना पड़ेगा,
If the resolution is to be passed as a special resolution, notice shall disclose such fact. बेटा मैंने आपको सेक्शन 114 कराया था ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन का, मैंने उसमें कहा था नोटिस ऑफ मीटिंग में बेटा लिखा होना चाहिए कि जो रेजोल्यूशन पास किया जा रहा है वो स्पेशल रेजोल्यूशन होगा, ये स्पेसिफाइड होना चाहिए. Reimbursement of expenses. All reasonable expenses incurred by the requisitionist by reason of failure of the board to call EGM shall be repaid to the requisitionist by the company. याद रखना बेटा, वैसे मीटिंग बुलाने की बेटा मीटिंग कायदे में बुलाने की ऑब्लिगेशन बेटा किसकी थी? बोर्ड की थी. बोर्ड ने नहीं बुलाई इसलिए किसको बुलवानी पड़ी? रेक्विजिशनिस्ट को बुलवानी पड़ी. तो रेक्विजिशनिस्ट ने जो भी खर्चा किया है बेटा मीटिंग को बुलवाने में, वो कंपनी से वो खर्चा रीइंबर्स करवा सकते हैं. द सम सो रीपेड शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द रेम्यूनरेशन ऑफ डिफॉल्टिंग डायरेक्टर. बेटा एक बात समझो, रेक्विजिशनिस्ट ने जो खर्चा इंकर किया मीटिंग को बुलवाने में, मैंने क्या कहा? रेक्विजिशनिस्ट ने जो खर्चा किया मीटिंग को बुलवाने में, वो खर्चे का रीइंबर्समेंट किससे क्लेम कर सकते हैं? कंपनी से. और कंपनी बेटा उन डायरेक्टर्स की रेम्यूनरेशन से वो खर्चे काट लेगी जिनकी डिफॉल्ट की वजह से वो मीटिंग बुलवाई नहीं गई है. मतलब रेक्विजिशनिस्ट क्लेम करेंगे कंपनी से और कंपनी क्लेम करेगी डायरेक्टर्स से, डिफॉल्टिंग डायरेक्टर से. ये आपका बेटा सेक्शन 100 था. और लास्ट सेक्शन है सेक्शन 122, एप्लीकेबिलिटी ऑफ चैप्टर 7. चैप्टर 7 मतलब यही बेटा मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू ओपीसी. 1 पर्सन कंपनी की बात करता है. नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सर्टेन सेक्शंस. द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 98 एंड सेक्शन 100 to 111 शैल नॉट अप्लाई टू ओपीसी. याद रखना बेटा, ओपीसी के ऊपर सेक्शन 98 अप्लाई नहीं करता है, पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल ईजीएम. सेक्शन 100 ईजीएम वाला से लेके सेक्शन 111 सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन, ये सब बेटा अप्लाई नहीं करते हैं ओपीसी के ऊपर. सेक्शन 98, सेक्शन 100 से लेके सेक्शन 111 तक ये ओपीसी के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे. Manner of passing resolutions in general meeting. In case of OPC, for the purpose of transacting any business at any general meeting by means of any resolution. अब सुनो, उसने कहा in case of OPC for the purpose of transacting any business. अगर आप कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्ट करना चाहते हो, 2 तरह के बिजनेस होते हैं बेटा, ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस, एट एनी जनरल मीटिंग. अब चाहे एजीएम करना चाहते हो चाहे ईजीएम, बाय मींस ऑफ एनी रेजोल्यूशन. अब चाहे ऑर्डिनरी हो चाहे स्पेशल हो. इट शैल बी सफिशिएंट इफ resolution is communicated by member to the company, resolution is entered in minute book and minute book is signed and dated by the member. तो उन्होंने कहा बेटा अगर आप ओपीसी के केस में कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्ट करना चाहते हो, किसी भी जनरल मीटिंग में कोई भी रेजोल्यूशन पास करना चाहते हो, तो इतना काफी है. कितना? अगर वो रेजोल्यूशन की जानकारी मेंबर किसको दे दे? कंपनी को दे दे. रेजोल्यूशन को एंटर कर दिया जाए मिनट्स बुक में और वो मिनट बुक हो जाए साइन और उस पर डेट पड़ जाए तो काफी है बेटा. क्योंकि बेटा एक ही मेंबर है ना, एक ही मेंबर है, तो उस केस में मीटिंग की क्या जरूरत है? एक ही मेंबर है, मीटिंग की क्या जरूरत है? उस केस में आप एक काम करो ना, रेजोल्यूशन की जानकारी कंपनी को दे दो, रेजोल्यूशन को एंटर कर दो मिनट बुक में और मिनट बुक पे साइन हो जाए और डेट पड़ जाए बेटा. द डेट ऑफ साइनिंग द मिनट बुक बाय द मेंबर शैल बी डीम्ड टू बी द डेट ऑफ मीटिंग. तो जिस दिन बेटा मिनट बुक पे डेट पड़ी है, जो डेट पड़ी है वही डेट ऑफ मीटिंग हो जाएगी. बेटा एक ही मेंबर के केस में मीटिंग की खर्चा काय को पालना जरूरत नहीं है. मैनर ऑफ ट्रांजैक्टिंग बिजनेस रिक्वायर्ड टू बी ट्रांजैक्टेड इन बोर्ड मीटिंग. बेटा ऊपर हमने बात करी थी जनरल मीटिंग की, यहां पर बात हो रही है बोर्ड मीटिंग की. तो उन्होंने कहा इन केस देयर इज ओनली वन डायरेक्टर इन ओपीसी फॉर ट्रांजैक्टिंग एनी बिजनेस which is required to be transacted at a board meeting, it shall be sufficient if the resolution is entered in minute book and minute book is signed and dated. तो उन्होंने कहा बेटा अगर ओपीसी के केस में अगर एक ही डायरेक्टर है अगर ओपीसी में,
तो बेटा बोर्ड मीटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप एक काम करना, रेजोल्यूशन को एंटर कर देना मिनट बुक में, मिनट बुक को साइन करवा लेना और डेट करवा लेना, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बेटा। और जो डेट ऑफ साइनिंग ऑफ मिनट बुक है उसी को बेटा डेट ऑफ मीटिंग मान लिया जाएगा। ठीक है, बस इसी के साथ बेटा आपका चैप्टर 7 फिनिश हो गया हमारा। ठीक है, बाकी बेटा मंडे से इसमें न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, देन थैंक यू।